अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम इवेंट ऑर्गेनाइजर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। इवेंट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, हम देख लेते हैं कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले तो इसमें एक ऑर्गेनाइजर चाहिए जो कि पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। हर चीज को उसने मेंटेन करना है और बहुत सारे लोग होंगे जो कि इवेंट को अटेंड करेंगे, उन्हें हमने अटेंडी कहा है। और इवेंट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लाइक उसमें नेम क्या है इवेंट का, और इवेंट किस डेट को है, और टिकट की प्राइस क्या है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी अवेलेबल हैं, यानी कि कितने लोग इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम एक से ज़्यादा इवेंट भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक से ज़्यादा इवेंट को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर और कोई रिक्वायरमेंट मिस हो गई होगी तो वो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए ही उसे डिस्कस कर लेंगे। तो हम रिमिक्स आईडी पर चलते हैं। तो हमने अपनी रिमिक्स आईडी पर एक इवेंट्स के नाम से एक नई फाइल बना ली है। आप फाइल सेक्शन में जाके नई फाइल बना सकती हैं और जनरल स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है। अभी हमने इवेंट्स में डिस्कस किया कि बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, जिस तरह प्राइस है, डेट है, ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट बना लेंगे। स्ट्रक्ट के लिए सबसे पहले स्ट्रक्ट का आपने नाम लिख लेना है। स्ट्रक्ट के लिए स्ट्रक्ट का ही कीवर्ड यूज़ होगा और स्ट्रक्ट का नाम हम इवेंट रख देते हैं। स्ट्रक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह जावा में ऑब्जेक्ट होता है वो मल्टीपल डाटा स्टोर कर लेता है, इस तरह सोलिडिटी में स्ट्रक्ट होता है जो कि मल्टीपल डाटा को स्टोर कर लेता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स। तो पहला हम इसको दे देते हैं एड्रेस। पहली प्रॉपर्टी हम एड्रेस की इसमें लिख देते हैं जो कि होगा ऑर्गेनाइजर का। दूसरी स्ट्रिंग नेम। ये सब चीज़ें हमें यूज़ होंगी हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में। डेट हमें चाहिए, प्राइस हमें चाहिए, लाइक टिकट की क्या प्राइस होनी चाहिए। टिकट काउंट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसका मतलब ये है कि टोटल टिकट्स कितनी होंगी। और एक वेरिएबल हम बना लेते हैं टिकट रिमेन का, इसका मतलब ये है कि जब टिकट सेल होना स्टार्ट हो जाएंगी तो कितनी टिकट्स रिमेनिंग हैं, उसके लिए वेरिएबल बनाया है। और यहाँ स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब स्ट्रक्ट बनाने के बाद हम एक मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है वो एक से ज़्यादा इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग का कीवर्ड लगाएंगे। पहली इसको की हमने दे दी है यूनिट की और वैल्यू इसे इवेंट दे देते हैं। इवेंट आपने देखा कि हमने स्ट्रक्ट का नाम भी इवेंट रखा और इससे हमने मैपिंग को भी वैल्यू जो दी है वो इवेंट की दी है। तो हमने क्यों इवेंट की वैल्यू दी है, क्योंकि ये हमारी मैपिंग किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, स्ट्रक्ट की तरफ। और स्ट्रक्ट में हमारी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं इवेंट की। और मैपिंग का आपको पता है कि की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करती है। अगर मैपिंग की को कॉल करेंगे तो वैल्यू खुद ब खुद दिखाई देंगी। ये मैपिंग का काम होता है कि वो की वैल्यू पेयर में डाटा को स्टोर करती है। और इसको पब्लिक कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं इवेंट्स। इस मैपिंग को हमने पब्लिक कर दिया है। उसके बाद हम एक और मैपिंग बनाएंगे और ये डबल मैपिंग होगी। डबल मैपिंग में होता है कि दो कीज़ होती हैं और एक वैल्यू होती है। मतलब ये कि अगर आप दो कीज़ को यूज़ करते हुए वैल्यू देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये जैसे जैसे हम फंक्शन बनाएंगे और डिप्लॉय करेंगे तो आपको डबल मैपिंग की समझ आ जाएगी। ये सब छोटे छोटे फंक्शन हैं सॉलिडिटी बेसिक्स के। अगर आपको सॉलिडिटी बेसिक्स में ज़्यादा मसला है तो आप मेरा सॉलिडिटी का कंप्लीट कोर्स देखें जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसे भी हम पब्लिक कर देते हैं। इस डबल मैपिंग का नाम हम टिकट्स रख लेते हैं। इसका नाम हमने टिकट्स इसलिए रखा है और ये डबल मैपिंग बनाने का मकसद ये है कि अगर ऑर्गेनाइजर एक से ज़्यादा इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो उसमें हमारे पास दो कीज़ चाहिए होंगी। लेट सपोज एड्रेस चाहिए होगा और एक हमें आईडी चाहिए होगी इवेंट की आईडी के। अगर इवन 1 है तो उसके अगेंस्ट जो टिकट की वैल्यू है वो कितनी है, और अगर इवेंट 2 है तो उसके अगेंस्ट जो टिकट की वैल्यू है वो कितनी है। तो ये फंक्शन बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसे भी पब्लिक कर दिया। और ये वेरिएबल हम बना रहे हैं नेक्स्ट आईडी, यानी कि जो नेक्स्ट इवेंट है उसकी आईडी क्या होगी। ये हमें एक से ज़्यादा इवेंट जनरेट करेंगे तो उसमें काम आएगा। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं क्रिएट इवेंट का। क्रिएट इवेंट के फंक्शन में हमने सारे आर्गुमेंट देने हैं, क्योंकि हमने एक से ज़्यादा इवेंट क्रिएट करनी है इसलिए हमसे आर्गुमेंट देंगे कि अगर फर्स्ट इवेंट है तो वो कौन सा इवेंट है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी होंगी। पहला आर्गुमेंट दे देते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब हम आर्गुमेंट देते हैं तो हमें एक कीवर्ड लगाना होता है मेमोरी का, जो हमने यहाँ लगा दिया है। और नेम, डेट,
डेट की डेटा टाइप हमने यहाँ यूनिट रखी है, क्योंकि सॉलिडिटी में जब हम कोड लिखते हैं तो हम यूनिक्स टाइम स्टैम्प को यूज़ करते हैं, जो कि सेकंड्स में होता है, और जो सेकंड्स में वैल्यू होती है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए इसे यूनिट में हमने आर्गुमेंट दिया है। उसके बाद यूनिट प्राइस यानी कि टिकट की जो भी प्राइस होगी, और यूनिट टिकट काउंट यानी कि टोटल टिकट्स कितने हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं। अब इस फंक्शन में हमने कुछ रिक्वायर की कंडीशन लगानी है। रिक्वायर की कंडीशंस बेसिकली एक चेक का काम करती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले हम लगा लेते हैं कि डेट शुड बी ग्रेटर देन ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। इसका मतलब ये है कि डेट ग्रेटर होनी चाहिए ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, यानी कि जब ये फंक्शन कॉल किया जाए, जब ये वाला फंक्शन क्रिएट इवेंट का फंक्शन कॉल किया जाए, तो उस वक्त जो भी टाइम होगा उससे ग्रेटर डेट होनी चाहिए इस फंक्शन की। लेट्स सपोज अगर ये ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प ये वो टाइम शो करेगा जो कि इवेंट क्रिएशन के टाइम पर है, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं कि 14 नवंबर को ये फंक्शन कॉल किया गया है और डेट अगर यहाँ पर होगी 13, तो एरर आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उसका टाइम फंक्शन को कॉल करने के बाद ही होना चाहिए ना, पहले तो नहीं हो सकता। तो इसलिए डेट शुड बी ग्रेटर देन ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। और अगर कोई एरर आता है तो उसमें आप मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, कुछ भी आप इसमें लिख दें कि इवेंट इनवैलिड। इसके बाद एक और रिक्वायर की कंडीशन हमें लगानी होगी। ये रिक्वायर की कंडीशन हमें फ्रॉड से बचा लेती हैं ताकि कोई मिसयूज़ ना करे फंक्शन का, तो इसलिए ये रिक्वायर की कंडीशन लगाना ज़रूरी होता है। इसमें हम सबसे पहले करते हैं कि टिकट काउंट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई 0 टिकट्स हों इवेंट की, कि कोई 0 टिकट पर इवेंट ऑर्गेनाइज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टिकट्स हमेशा 0 से ज़्यादा ही होंगी, इसलिए एक चेक हमने ये लगाया। अगर कोई एरर आता है तो इसमें लिख दें मोर देन 0 टिकट रिक्वायर्ड। अगर आपकी स्क्रीन पर भी ये ऑरेंज बॉक्स दिखाई देता है तो इसका मतलब एरर नहीं है, इसका मतलब ये है कि लाइसेंस की वार्निंग है, ये आपकी डिप्लॉय पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। अगर रेड कलर में बॉक्स आए तो उसका मतलब एरर होता है। अब एक लाइन लिख लेते हैं। यहाँ मैंने अपनी मैपिंग को कॉल किया है, मैपिंग का नाम इवेंट्स है और उसके अंदर नेक्स्ट आईडी लिखा है, जो कि हमने ये नेक्स्ट आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाया था। ये मैं अभी डिस्कस करती हूँ कि हमने इसको यहाँ एरे के अंदर क्यों लिखा है। उसके बाद हमने अपनी स्ट्रक का नाम यहाँ पर लिखा है इवेंट, और इसमें स्ट्रक की सारी प्रॉपर्टीज हम लिख देंगे। सबसे पहले मैसेज डॉट सेंडर, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो मैसेज डॉट सेंडर होगा। उसके बाद नेम है, इवेंट का नेम क्या है, डेट, प्राइस क्या है टिकट की, टिकट काउंट, और हमारे पास लास्ट जो आर्गुमेंट है वो है टिकट रिमेन का, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे टिकट काउंट। हम यहाँ पर टिकट काउंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि शुरुआत में 100 अगर टिकट है हम सपोज कर लेते हैं, तो शुरुआत में रिमेनिंग भी तो 100 ही होंगी, क्योंकि अभी कोई टिकट सेल नहीं हुई। इस लाइन में बेसिकली हमने ये किया है कि अपने स्ट्रक को कॉल किया है और स्ट्रक में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमने ऐड की हैं। स्ट्रक की सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ लिखी हैं। इस लाइन में हमने ये किया कि अपनी मैपिंग को कॉल किया जिसका नाम इवेंट्स है। अपनी मैपिंग को कॉल किया और उसकी एरे में हमने नेक्स्ट आईडी के नाम से एक वेरिएबल को स्टोर कर लिया है और उसे इक्वल कर दिया है, अपने स्ट्रक के इक्वल किया है, क्योंकि स्ट्रक में हमारी सारी इवेंट की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इसका हमें ये फायदा होगा कि अगर हम एक से ज्यादा इवेंट जनरेट करेंगे तो वो नेक्स्ट आईडी के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे, जो कि एरे में है, और एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो पहला इवेंट 0 नंबर पे जाके स्टोर होगा, दूसरा इवेंट 1 पे, तीसरा इवेंट 2 पर। इस तरह एरे में सारे इवेंट स्टोर हो जाएंगे। तो एक के बाद जब दूसरा इवेंट आएगा तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट आईडी को प्लस प्लस कर देगा, तो वो नेक्स्ट आईडी को प्लस प्लस कर देगा, यानी कि एक इवेंट और इसमें ऐड हो जाएगा जब इवेंट एक से ज़्यादा होंगे। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं बाय टिकट के नाम से, क्योंकि जो अटेंडीज हैं उन्होंने टिकट भी परचेज करनी है। उसमें जो हमने सबसे पहला वेरिएबल है वो आईडी हम दे देते हैं उसको, और दूसरा यूनिट क्वांटिटी, टिकट्स की क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हम अपने फंक्शन को पब्लिक कर देंगे और पेबल कर देंगे। पेबल का आपको मतलब पता है कि पेबल हम इस किसी भी फंक्शन को इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ ईथर रिसीव कर रहा होता है, और जो भी फंक्शन ईथर रिसीव करता है तो उसे पेबल करना ज़रूरी होता है। अगर हम पेबल नहीं करेंगे तो वो ईथर रिसीव नहीं करेगा। अब इसमें भी हमें कुछ रिक्वायर की कंडीशन लगानी है। सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे कि इवेंट्स आईडी डॉट डेट डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो भी इवेंट
हम इधर जनरेट कर रहे हैं। और आईडी हमने यहाँ पर एरे में इसलिए दिया है कि वो किसी आईडी के अगेंस्ट ही इवेंट स्टोर होगा एरे में। तो लेट्स सपोज अगर इवेंट 1 है डॉट टाइम, अगर इवेंट 1 की डेट 0 के इक्वल है तो वो रन ना हो और फंक्शन एरर दे दे और इधर ही रुक जाए। तो इसलिए डेट कभी भी 0 के इक्वल होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि फॉल्स इवेंट। अब एक और रिक्वायर की कंडीशन लगाएंगे इसमें। दूसरी हमने अपने रिक्वायर की कंडीशन में ये बताना है कि जो भी हम इवेंट जनरेट कर रहे हैं उसकी डेट शुड बी ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प। इस लाइन का आपको मतलब समझ आ गया होगा कि जो भी बाय टिकट का फंक्शन कॉल करेगा, तो जब भी वो फंक्शन को कॉल करेगा तो और जिस भी इवेंट के अगेंस्ट उसे टिकट चाहिए, इसलिए हमने इवेंट आईडी लिखा है कि जिस भी इवेंट के अगेंस्ट उसको टिकट चाहिए उसकी डेट शुड बी ग्रेटर देन ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। यानी कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ है तो उस वक्त जो टाइम है उससे ज़्यादा टाइम होना चाहिए जब इवेंट क्रिएट होगा, यानी कि फ्यूचर की डेट होनी चाहिए जब इवेंट हैपन होगा। अदरवाइज एरर आ जाए, ये कह देंगे टाइम पास्ड हो चुका है। इसमें एरर है क्योंकि हमने ब्लॉक डॉट टाइम तो यहाँ लिखा नहीं, टाइम स्टैम्प। इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि अपनी स्ट्रक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं और ये परमानेंट स्टोरेज हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जब टेम्परेरी स्टोरेज करनी होती है तो मेमोरी का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जब परमानेंट स्टोरेज करनी होती है तो स्टोरेज का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपको इन की डाटा लोकेशंस के बारे में नहीं नॉलेज तो मेरी एक वीडियो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि इनके क्या फंक्शन होते हैं मेमोरी का, स्टोरेज का। तो बेसिकली हमने अपनी स्ट्रक्ट को यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है जिसका नाम हम इवेंट अंडरस्कोर इवेंट रख लेते हैं और इसे हम इक्वल कर लेते हैं इवेंट्स आईडी। जब हम इसे डिप्लॉय करेंगे तब ये लाइन आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बेसिकली यही काम कर रही है कि अंडरस्कोर इवेंट के इक्वल कर रही है इवेंट्स डॉट आईडी को, कौन सा इवेंट कौन सी आईडी के अगेंस्ट हो रहा है। अभी हमें इस फंक्शन में और भी चेक लगवाने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले लिख करते हैं रिक्वायर msg डॉट वैल्यू शुड बी इक्वल टू अंडरस्कोर इवेंट डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो इस रिक्वायर की कंडीशन का मतलब क्या है कि बायर जो भी टिकट परचेज करने आया है, यानी कि हमने बाय टिकट के फंक्शन में ये रिक्वायर कंडीशन लगाई है कि जो भी टिकट यहाँ पर बाय करने आएगा वो जो अमाउंट पे करेगा वो इक्वल होनी चाहिए इवेंट के, यानी कि जिस भी इवेंट को वो कॉल कर रहा है, जिस भी इवेंट के लिए वो टिकट खरीद रहा है, तो इवेंट डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कि उसकी जो क्वांटिटी है उसके अगेंस्ट जो प्राइस है वो पे करे और उसके पास इक्वल टू इतना बैलेंस होना चाहिए कि जितनी उसकी प्राइस है। तो इसको लिखने का तरीका यही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पर कोई मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं कोमा लगा के। अगर कोई एरर आए तो आप लिख दें इनसफिशिएंट मनी। एक और रिक्वायर की कंडीशन लगा लेते हैं। इस रिक्वायर की कंडीशन को लगाने का मकसद ये है कि इवेंट डॉट टिकट रिमेन, यानी कि ये इवेंट जो है हमने इसको इक्वल किया था इस इवेंट आईडी के, यानी कि बायर जो है जिस भी इवेंट के अगेंस्ट टिकट खरीद रहा है, मतलब इवेंट 1 या इवेंट 2 जिस भी इवेंट के लिए वो टिकट खरीद रहा है, तो डॉट रिमेन टिकट यानी कि जो टिकट रिमेनिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, क्वांटिटी से। लेट सपोज अगर बायर 2 टिकट खरीदने आता है, 2 की उसे क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, तो एटलीस्ट 3 टिकट्स पड़ी होनी चाहिए, या फिर 3 नहीं तो 2 तो होनी चाहिए। इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू की यहाँ पर यूसेज हमने किया है। तो जो भी बायर टिकट खरीदने आए, जितनी भी उसे क्वांटिटी रिक्वायर्ड है बायर को, तो हमारे पास रिमेनिंग टिकट या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर ग्रेटर होनी चाहिए। अदरवाइज इसमें भी आपको मैसेज रिकॉर्ड करवा सकती हैं, कोमा लगाएं, लिख दें यू हैव लेस टिकट्स, उसके बाद सेमीकोलन लगा दें। और जब ये दोनों रिक्वायर की कंडीशन चल जाएं तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि अंडरस्कोर इवेंट डॉट रिमेन टिकट डॉट टिकट रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग टिकट्स हैं वो लेस हो जानी चाहिए क्वांटिटी में से। तो ये लाइन आपको समझ आ गई होगी कि जितनी भी रिमेनिंग टिकट है उसमें से लेस हो जाए। जाहिर सी बात है, अगर पहले 5 टिकट्स थी, 2 सेल हो गई हैं तो 3 रह जाएं, तो ये अपडेट कर देगा रिमेनिंग टिकट को। दूसरा काम हमने ये करवाना है कि टिकट्स msg डॉट सेंडर, यानी कि जिस भी बंदे ने टिकट खरीदी है, जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो msg डॉट सेंडर ही है, उसकी आईडी के अगेंस्ट जितनी भी उसने टिकट खरीदी है तो उनको क्वांटिटी को प्लस कर दें, यानी कि जो हमारी रिमेनिंग टिकट है उसमें से लेस हो जाए और जिसने परचेज किए हैं उसके पास प्लस हो जाए।
इसका मतलब ये है कि जिसने टिकट्स खरीदी हैं उसके पास क्वांटिटी प्लस हो जाए, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने टिकट सेल कर दिया है तो उसके पास रिमेनिंग टिकट लेस हो जाए। ऊपर वाली लाइन का मतलब ये है, और दूसरी लाइन है उसका मतलब ये है कि जिसने भी इस फंक्शन को कॉल किया है उसकी आईडी के अगेंस्ट टिकट की क्वांटिटी प्लस हो जाए। अब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट फंक्शन बना लेते हैं जो है ट्रांसफ़र टिकट्स का। ये फंक्शन हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर किसी ने अपने फ्रेंड को या किसी को भी टिकट ट्रांसफ़र करनी है तो ये वाला फंक्शन कॉल कर सकता है। इसके लिए हम आर्गुमेंट दे देंगे। पहला आर्गुमेंट देंगे यूनिट आईडी। ये इस वक्त यही वाला आईडी को हमने यूज़ किया है, यानी कि जो जिसने बाय टिकट के फंक्शन को msg.sender ने कॉल किया था तो उसके अगेंस्ट एक आईडी थी, और वही आईडी जो है अब टिकट को ट्रांसफ़र कर रही है। इसके लिए हमने जो है ये आर्गुमेंट यहाँ पर लगाया है आईडी का। और दूसरा आर्गुमेंट हम यूज़ कर लेते हैं यूनिट क्वांटिटी, कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ टिकट्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है। और तीसरा आर्गुमेंट हम देंगे एड्रेस का, यानी कि किस एड्रेस पर उसने टिकट सेंड करनी है। तो इसको मैंने 2 का नाम दिया है, इसको हम कर लेंगे पब्लिक। और इसमें भी हमें रिक्वायर की कंडीशन लगानी है, इसमें भी हमें रिक्वायर की कंडीशन लगानी है। 2 रिक्वायर की कंडीशन तो आप इधर से ही कॉपी कर लें, कंट्रोल-C। 2 ये कंडीशन तो इसमें सेम ही लगेंगी कि डेट जो है जिस इवेंट के अगेंस्ट डेट ही कोई नहीं है, 0 डेट है तो वो इवेंट फॉल्स होगा, वो इवेंट जनरेट ही ना हो। और दूसरी ये कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो उस वक्त जो भी टाइम है इवेंट उससे फ्यूचर टाइम में होना चाहिए। इसके बाद एक और रिक्वायर की कंडीशन लगाएंगे। तो ये रिक्वायर की कंडीशन क्या करिए कि जो भी इस फंक्शन के थ्रू अपने किसी फ्रेंड को टिकट सेंड कर रहा है तो उसके पास ये क्वांटिटी है भी या नहीं। लेट्स सपोज उसके पास टिकट हैं 2 टिकट्स, लेकिन भेज रहा है वो 3, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास जो क्वांटिटी है या तो वो इक्वल होनी चाहिए या फिर ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसमें msg.sender वही है जिसने पहले टिकट परचेज किए, फिर उसने टिकट को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, और आईडी का मतलब ये है कि जिस भी इवेंट के अगेंस्ट वो टिकट को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके पास क्वांटिटी होनी चाहिए टिकट्स की, या तो इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो। उसके बाद आप यहाँ पर मैसेज एक लिख दें, यू हैव लेस क्वांटिटी ऑफ टिकट्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या करेगी कि टिकट्स, अब ये नेक्स्ट लाइन क्या कर रही है कि जब उसने टिकट भेज दिए हैं तो उसकी आईडी के अगेंस्ट जो भी टिकट थी उसकी क्वांटिटी अब लेस हो जाए। अगर उसने 2 में से 1 टिकट सेंड किया तो उसके पास 1 टिकट रह जाए और अपडेट हो जाए। बेसिकली ये लाइन अपडेट के लिए। ये जो हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है इसमें क्या हो रहा है कि 2, आपको पता है कि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया था एड्रेस के अगेंस्ट 2 का। 2 ये वो एड्रेस है जो कि टिकट्स को रिसीव करेगा। तो ये एड्रेस जब टिकट रिसीव कर ले तो उसके पास क्वांटिटी प्लस हो जाए, बस इतना सा काम है। जिसने टिकट भेजी है उसके पास क्वांटिटी लेस हो जाए, जिसको मिले हैं उसके पास क्वांटिटी प्लस हो जाए। तो यहाँ पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लेते हैं। कंपाइल हुआ है, डिप्लॉय पर क्लिक किया, टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास सारे फंक्शन आ गए हैं जो हमने बनाए थे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इवेंट क्रिएट कर लेते हैं, और ये होगा इवेंट क्रिएट के फंक्शन से। क्रिएट इवेंट है, ये हमसे कुछ इनपुट फील्ड्स मांग रहे हैं। सबसे पहले नेम है, तो इवेंट का नाम रख दे, सपोज मीना बाजार। डेट आपने देनी है, आपने यूनिक्स टाइम स्टैम्प में देनी है, क्योंकि सोलिडिटी की कोर लैंग्वेज में हमेशा डेट सेकंड में देते हैं, और यूनिक्स टाइम स्टैम्प जो है आपको सेकंड्स में ही डेट या टाइम आपको बता देता है। ये सिर्फ सोलिडिटी में जब आप कोर लैंग्वेज यूज़ करेंगे उस वक्त होगा, लेकिन जब इसको फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो फ्रंट एंड के लिए इसको जो रियल हमारा यूनिवर्सल टाइम है उसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कॉमन यूज़र के लिए ईजी रहे। लेकिन फ़िलहाल आपको इसी तरह इसकी डेट मेंशन करनी होगी, तो हम ईपॉक कन्वर्टर पे चलते हैं। ये ईपॉक कन्वर्टर आपको यूनिक्स टाइम स्टैम्प में डेट दे देगा। जिस तरह अभी यहाँ पर मैंने 19 दिसंबर, लेट्स सपोज यहाँ पर आपने 20 दिसंबर 2022 डेट की है सिलेक्ट। उसके बाद आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये मिली सेकेंड्स में आ गया है टाइम। तो इस तरह आप अपना टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपने यहाँ पर जो भी टाइम कैलकुलेट करना है फ्यूचर इवेंट के लिए करना है, क्योंकि हमने इसमें रिक्वायर की कंडीशन लगाई थी कि जब भी ये फंक्शन रन होगा तो उस वक्त जो टाइम है और जो इवेंट का जो टाइम होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, उसकी डेट ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसलिए फ्यूचर की डेट आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, और लेट सपोज जो हमारी टिकट है इवेंट की उसे हम 100 रख देते हैं, और टिकट काउंट हम सपोज कर लेते हैं कि 10 टिकट्स हैं टोटल इस इवेंट के लिए। और से ट्रांजैक्ट कर देंगे तो हमारा इवेंट
क्रिएट हो गया। ये जो हमारे पास एक आपको यहाँ पे फंक्शन दिखाई दे रहा है इवेंट्स का, ये बेसिकली मैपिंग है और ये हमें बताएगी कि एरे में कौन से नंबर पे कौन सा इवेंट स्टोर है। अभी हमने सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, अब हम एक और इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इवेंट का नाम लेट्स सपोज हम कल्चर डे रख लेते हैं। कल्चर डे का इवेंट है और इसके लिए भी एक और टाइम स्टैम्प हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये इवेंट है 21 दिसंबर को, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपके पास टाइम स्टैम्प आ जाएगी। इसको यहाँ से कॉपी कर लें और इसकी टिकट की प्राइस हम लेट्स सपोज 200 रख लेते हैं और टिकट काउंट आप कह दें लेट्स सपोज 5 टिकट हैं। ट्रांजेक्ट किया तो ये भी हमारे पास एक इवेंट जनरेट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एरे में 0 नंबर पे कौन सा इवेंट पड़ा है, तो इस पे क्लिक किया 0 लिखकर, हमारे पास जो 0 नंबर पे इवेंट है वो है मीना बाजार। इसकी सारी डिटेल उसमें आ गई, किसकी टिकट इतनी है, टिकट टोटल टिकट इतनी है और जो रिमेनिंग टिकट है वो 10 है, क्योंकि अभी कोई टिकट सेल नहीं हुई तो रिमेनिंग में भी 10 ही हमें बता रहा है। उसके बाद हम एरे में नंबर 1 पे देख लेते हैं कौन सा इवेंट पड़ा है और वो है कल्चर डे। सारी आपको इन्फॉर्मेशन देगी। अब आपको इस मैपिंग की भी समझ आ गई होगी कि मैपिंग ने किस तरह काम किया। इसका मैपिंग में बेसिकली हम डाटा स्टोर करवाते हैं की और वैल्यू पेयर में। जब भी आप की के ज़रिए इस मैपिंग को कॉल करेंगे तो आपको वैल्यू इसकी दिखाई दे देगी। तो यहाँ पर जो हमारी की थी वो हमारे पास 0 1 ये हमारी की थी, यानी कि एरे में 0 इंडेक्सिंग होती है तो 0 पे पहला इवेंट स्टोर हुआ, फिर दूसरा इवेंट 1 पे स्टोर हुआ। इस तरह आपने मैपिंग को कॉल किया इवेंट्स, उसमें आपने की एंटर की और आपको रिजल्ट में क्या मिला, वैल्यू। और वैल्यू हमारे यहाँ पर इवेंट है जो कि हमारा स्ट्रक्ट है और इसमें जो जो चीज़ें हैं स्ट्रक्ट में जो हमने प्रॉपर्टीज ऐड की थी वो सब प्रॉपर्टीज इसने हमें यहाँ पर शो करवा दी है। तो इस तरह आपको मैपिंग की भी समझ आ गई होगी। ये बहुत सिंपल है। हमने एक नेक्स्ट आईडी को कॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट आईडी को हमने कॉल किया तो इसने हमें दिखा दिया कि हमारे पास इस वक्त 2 इवेंट्स जनरेट हुए हुए हैं। उसके बाद हम बाय टिकट का फंक्शन रन कर लेते हैं, क्योंकि अब टिकट भी हमें परचेज करनी है। इस पर क्लिक किया तो ये हमसे 2 आईडीज मांग रहा है। हमने बाय टिकट के फंक्शन को कॉल किया तो ये हमसे 2 इनपुट मांग रहा है, एक आईडी है और एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी ये टिकट्स की क्वांटिटी है कि हमें कितनी टिकट्स चाहिए। तो आईडी हमने लेट सपोज कह लेते हैं कि 0 पर जो इवेंट है मीना बाजार का उसके लिए हमें टिकट चाहिए, उसकी टिकट 100 की है और हमें 2 टिकट्स चाहिए। तो 2 टिकट्स के लिए हमें कितने पैसे चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे 200। तो हम यहाँ से 200 ये ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है 200, क्योंकि जो अभी मीना बाजार का इवेंट है मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। मीना बाजार का इवेंट है, इसकी प्राइस है 100 और यहाँ से जो आप बाय टिकट करने लगे हैं आपको 2 टिकट्स चाहिए तो आपको यहाँ पर 200 वे लिखना होगा। और इसे अब हम ट्रांजेक्ट कर देंगे। इवेंट हमारा 0 पर है मीना बाजार, इसे ट्रांजेक्ट किया तो हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है, टिकट्स हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे टिकट्स का फंक्शन रन करके आप देख सकते हैं कि कौन से एड्रेस पे कितने टिकट पड़े हैं। तो अभी हमने इसी एड्रेस से सारा काम किया, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। इसी एड्रेस को मैंने कॉपी किया क्योंकि इसी से भी मैंने सारे फंक्शन रन किए हैं। इसी से टिकट भी परचेज किए। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एड्रेस को और आईडी थी हमारी 0। आईडी फंक्शन के अगेंस्ट हमने टिकट खरीदे थे, तो कितने टिकट हुए, 2 टिकट्स हमने टोटल परचेज किए हैं। ये एड्रेस के अगेंस्ट ये बता देगा कि कौन से एड्रेस के अगेंस्ट कौन से इवेंट के लिए कितने टिकट परचेज हुए हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट दिखा देगा टिकट्स की। तो ये हमारी डबल मैपिंग है। डबल मैपिंग में आपको पता है हमारे पास 2 कीज़ होती हैं। यहाँ पर हमने जो 2 कीज़ हमारी रिक्वायरमेंट थी उसमें एक एड्रेस था और दूसरा यू इंट था। तो एड्रेस मैंने यहाँ पर बता दिया है और यू इंट हमने आईडी दे दी है कि कौन से इवेंट के लिए हमने टिकट परचेज किए हैं। तो इसने हमें वैल्यू में क्या रिटर्न किया, यू इंट रिटर्न किया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हमने कितने परचेज किए हैं। तो आपको डबल मैपिंग की भी समझ आ गई होगी, सिंगल मैपिंग की भी आ गई होगी। अब हमारा जो लास्ट फंक्शन है ट्रांसफर टिकट्स का वो हम रन करके देख लेते हैं। ट्रांसफर टिकट का फंक्शन जो हमने यहाँ बनाया था उसमें हमने 3 आर्गुमेंट दिए थे कि हमने कौन से इवेंट के लिए टिकट ट्रांसफ़र करने हैं। लेट सपोज अगर हमने 0 इवेंट के लिए भी सिर्फ परचेज़ किए हैं, हमने जो नंबर 1 पे हमारा इवेंट है उसके लिए तो अभी फ़िलहाल हमने कोई टिकट परचेज़ नहीं किया। 0 पर भी अभी हम काम कर रहे हैं और क्वांटिटी कितनी आपने ट्रांसफ़र करनी है और किस एड्रेस पे करनी है। तो ये तीनों इनपुट्स ये हमसे मांग रहे हैं। ट्रांसफ़र टिकट का फंक्शन तो हम कह देते हैं कि 0 पर जो इवेंट है उसके लिए हमने टिकट ट्रांसफ़र करने हैं और हमने 2 टिकट परचेज़ किए थे जिसमें से हमने एक टिकट ट्रांसफर करने हैं और एड्रेस उसका लिख देना जिस पर हमने टिकट ट्रांसफर करने हैं। हम यहाँ से लेट सपोज दूसरा एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे कॉपी किया, दोबारा से पहले पर आ गए, एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जिसको टिकट सेंड करनी है और ट्रांजेक्ट कर देंगे। हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है। तो अब अगर आप टिकट्स का जो लास्ट वाला हमारा यहाँ पर फंक्शन है, अब आप इसको कॉल करके देखें
तो अब हमारे पास सिर्फ एक टिकट रह गया क्योंकि हमने एक टिकट ट्रांसफ़र कर दिया है। और अगर आप दूसरा एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट करें, जिसको हमने टिकट ट्रांसफ़र किया है इसको सिलेक्ट करें, कॉपी किया यहाँ से और टिकट जो हमारा टिकट्स वाला फंक्शन है हमने पेस्ट कर दिया। अब देखेंगे इसके पास भी एक है क्योंकि अब इस फंक्शन के पास पहले कोई टिकट नहीं था, अब एक टिकट आ गया। तो अब आपने ऐसा करना है कि जो इवेंट 1 पे हमने बनाया है कल्चर डे, उसकी जो टिकट्स हैं वो आप बाय करें और फिर उन्हें ट्रांसफ़र करें और सारे फंक्शन आप 1 बाय 1 रन करके देखें तो आपको ये बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा और आपके सॉलिडिटी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो और आपका फंक्शन कोई रन ना कर रहा हो, किसी में एरर हो, कुछ मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।